हाय एवरीवन, तो आज हम इकोनॉमी करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर्स इकोनॉमी के हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज हम लोग एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो ये है कंटेंट जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला है इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स टू काउंटर फाइनेंशियल लॉसेज इन बैंक। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो हमने उधर सेम ये चीज़ की थी, पर हमने देखा था इंडिया में किस तरीके से जो ये फाइनेंशियल लॉस हो रहा है बैंक्स को एनपीए की वजह से, उसको बैंक किस तरीके से रिकवर करता है। एनपीए क्या होता है? आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल से बताया था। देन है हमारे पास, और इसी चीज़ को लेकर हमने एक बॉडी को स्टैब्लिश किया जिसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। फिर इसी बॉडी ने 3 रूल्स निकाले हैं जिसका नाम है बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। अभी आप आगे पढ़ोगे। फिर हमने इसके बीच का डिफरेंस देखा। फिर नया कॉन्सेप्ट है ये क्रेडिट रेटिंग, ये देखा। फिर सिबिल के बारे में देखा। फिर देखेंगे मिशन इंद्रधनुष एग्जैक्टली है क्या और किस तरीके से इसको भी हम लोग यूज करते हैं एनपीए की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। देन करंट अफेयर्स देखेंगे रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन हम देखेंगे नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। आई नो इट साउंड्स वियर्ड पर ये है एक्चुअली में टॉपिक, ठीक है। देन मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, टूल्स ऑफ मनी मार्केट। ये दोनों टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो, ये जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। और फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग कैपिटल मार्केट का। जैसे हम लोगों ने मनी मार्केट के टूल्स देखे थे ना, अभी मैं आपको कराऊंगी तो याद आ जाएगा। सिमिलरली वैसे ही देखेंगे इसको भी। फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बारे में पढ़ेंगे, मसाला बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, मनी मल्टीप्लायर के बारे में देखेंगे। फिर यहाँ से आपका नया चैप्टर ही स्टार्ट होता है एक तरीके से, ये है आपका बजट। फिर बजट रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, कितने तरीके के बजट होते हैं, कितने तरीके के फंड्स होते हैं जो एलोकेट किए जाते हैं, वो देखेंगे। इसके बाद आपका यहाँ से आ जाएगा नया टॉपिक जो कि है फिस्कल पॉलिसी। इसका जिक्र आप लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में सुना ही सुना होगा। तो मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का डिफरेंस देखेंगे, और फिर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट 2003, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये देखेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा अच्छा खासा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स टू काउंटर फाइनेंशियल लॉसेज इन बैंक्स। तो क्या हुआ, जब बैंक्स को इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे, एनपीए की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी, तो फिर ऑलमोस्ट 63 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 63 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर एक बॉडी स्टैब्लिश की जिसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। क्या है नाम? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। फिर इसके अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है BCBS, यानी कि बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, कुछ ऐसा ही इसका फुल फॉर्म है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया और इस बॉडी के मेंबर्स कौन है? जो सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स होते हैं ना, वो इस बॉडी के मेंबर हैं, ठीक है। तो जैसे RBI के जो गवर्नर होंगे वो इस बॉडी के मेंबर होंगे। फिर इस कमेटी ने BCBS ने क्या किया, 3 नॉर्म्स निकाले आपके। बेसल 1 नाम रखा, बेसल 2 नाम रखा, बेसल 3 नाम रखा। अब आप बोलोगे थी बेसल क्या है, तो बेसल में इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था जो आपका स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इस वजह से ये जो नॉर्म्स आ रहे हैं ना, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? बेसल में ही लोकेटेड है, बेसल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि हेड क्वार्टर्स किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूछा ही जाता है। अगर आप कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो, सपोज करो WHO पढ़ रहे हो, WTO पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर उनका हेड क्वार्टर्स आपको पता हो, उनके मेंबर्स आपको पता हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 63 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स एसोसिएटेड हैं इससे, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? बेसल में है, जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। फिर इस कमेटी ने 3 नॉर्म्स निकाले, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। इन तीनों को मैं अभी बताऊंगी, आपको डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। The Bank for International Settlement is a global financial institution owned by central banks. It plays a crucial role in fostering international monetary and financial cooperation. ठीक है. Then the BIS took initiatives to counter financial loss that happened in the financial system. In BIS, there was a Basel committee found in Basel city of Switzerland under the leadership of governors of different central banks of different countries. They came together and formed a committee. This committee was formed in Basel itself, and this committee known as Basel Committee on Banking Supervision. Very important point. Then इसका objective क्या था इस committee का? To ensure the banks do not suffer from losses. बैंक को किसी भी प्रकार का loss ना हो, and that the economy of the country is not disrupted by the failure of the banking system. Ultimately
अल्टीमेटली अफेक्टिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एज वेल। फिर क्या है, इट्स मेंबर्स आर द गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स, तो यानी कि इस कमेटी के मेंबर्स कौन है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। इसके बाद क्या है, एग्जांपल दे रखा है, जैसे आरबीआई है इंडिया का बैंक विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, देयरफॉर इंडिया थ्रू द आरबीआई इज अ पार्ट ऑफ बीआईएस। इसके बाद क्या है, द रिकमेंडेशन और प्रोविजन इशूड बाय बीसीबीएस आर अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सेंट्रल बैंक्स, ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इसके नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया है। सो द बीसीबीएस डेवलप्ड सेवरल नॉर्म्स टू सुपरवाइज द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम एंड दीज नॉर्म्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। इनिशियली देयर वाज अ बेसल 1 फॉलोड बाय बेसल 2 एंड देन बेसल 3। तो पहले आया था बेसल 1, फिर आया इसके बाद बेसल 2 एंड फिर आया आपके पास बेसल 3। दीज नॉर्म्स आर एडजस्टेड टू द इकोनॉमी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम। करेंटली बेसल 3 represents the most recent set of major accords published by the BCBS, although ongoing revision and updates continue। कहने का मतलब ये है कि पहले आया बेसल 1, फिर बेसल 1 आया। ऑब्वियसली जो रूल आज से 50 साल पहले बना था वही आज की डेट में एप्लीकेबल हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। हो सकता है हमारे पास नई प्रॉब्लम्स आ गई हो, जो रूल आया था वो कवर ना करता हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसल 1 आया, फिर बेसल 1 में हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, फिर उसी का मॉडिफाइड वर्जन आया बेसल 2, फिर उसी का मॉडिफाइड, फिर बेसल 2 का मॉडिफाइड वर्जन आया बेसल 3। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अब बेसल 3 भी ऐसा नहीं कि हम लोग बेसल 3 पे ही रुक गए हैं, बेसल 3 में भी मॉडिफिकेशन चल ही रही है। फिर बेसल 4 हो सकता है आ जाए फ्यूचर में, बेसल 4 का हो सकता है कुछ और नाम आ जाए। तो ये जो अपडेशन है ना, ये चलता ही जा रहा है, अभी भी ये देखा जा रहा है पूरा कि क्या ये रूल्स अभी भी आज की डेट में एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बेसल के स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, स्विट्जरलैंड के बेसल में लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद बेसल 1, बेसल 2, अब इसके बारे में जिक्र करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले समझते हैं बेसल 1 को। तो बेसल 1 ना, ये सिर्फ आपका एक ही तरीके का रिस्क जो है इन्वॉल्व करता है, जो कि है क्रेडिट रिस्क। तो बेसल 1 को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा 1988 में एंड इसको इंडिया ने अडॉप्ट किया 1999 में। ये क्या कहता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये सिर्फ एक ही टाइप का रिस्क जो है वो एसोसिएट करता है, जो कि है क्रेडिट रिस्क। इसको ध्यान से समझना लाइक अ स्टोरी। देखो, तब की बात है जब लोग लोन ले लेते थे और लोन देने में नाकामयाब रहते थे, राइट। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा हमारे पास ना एक ही तरीके का रिस्क है, जो कि है कि कोई बोरोवर आ रहा है, लोन ले रहा है, बट वो लोन रिटर्न नहीं कर रहा है, या फिर लोन में जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है। तो इसको किस तरीके से सुधारा जाए जिससे हम लोग, अगर कोई लोन लेने आ रहा है तो उसको लोन, अगर उसको ज़रूरत है तो लोन भी दे दे, पर अगर वो बंदा नहीं चुका पाता है लोन तो हमें कोई नुकसान ना हो, समझ रहे हो, बैंक को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो इसी चीज़ को कहा गया क्रेडिट रिस्क, यानी कि आप लोन तो दे रहे हो लेकिन वो जिसको लोन दे रहे हो बोरोवर, वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है आपको। समझ में आ गया। तो ये क्या कहला जाएगा, क्रेडिट रिस्क कहला जाएगा। अब इन्होंने क्या सोचा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरीके से करते हैं कि बैंक जिसको लोन दे रहा है, सपोज करो बैंक 100 रुपीज़ का लोन दे रहा है किसी को, ठीक है। तो बैंक को इस 100 रुपीज़ का लोन देने के लिए अपने पास भी कुछ एक्स अमाउंट रखना पड़ेगा, ताकि अगर वो 100 रुपीज़ इसके पास नहीं भी आते हैं बैंक के पास, तो बैंक के पास इतना पैसा है कि बैंक नुकसान नहीं होगा, बैंक को, बैंक लॉस में नहीं जाएगा। समझ में आ गया। और ये जो इतना पैसा है ना जिससे बैंक लॉस में नहीं जाएगा, इसको कहते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी कि सामने वाले को लोन देने से पहले बैंक को कुछ एक्स अमाउंट अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे अगर वो लोन रिटर्न नहीं आता है तो बैंक को नुकसान ना हो किसी भी चीज़ का। समझ में आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बैंक कितना पैसा अपने पास रखेगा सामने वाले को लोन देने के लिए, क्योंकि देखो, हो सकता है मैं 100 रुपये का लोन लेने गई हूँ, सामने वाला 200 रुपये का लोन लेने गया हो, कोई 50 रुपये का लोन लेने गया हो। अब सभी केस में तो बैंक को ऐसा नहीं है ना कि जिसको 50 रुपये का लोन दे रहा है उसको लोन देने से पहले बैंक को मिनिमम कैपिटल अपने पास 10 रुपये रखना पड़ेगा, तो 100 रुपये का लोन दे रहा है उसके केस में भी वही 10 रुपये रखा रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है जिस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आप समझो रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट मैंने पहले भी बताया था, हर एक एसेट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क अटैच रहता है। अब ये जो रिस्क है ना, ये भी हमको BCBS ही बताती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हाउसिंग सेक्टर थोड़ा ज़्यादा रिस्की माना जाता है। हाउसिंग सेक्टर माना जाता है कि 50% रिस्की है। समझ में आ गया। बिजनेस लोन्स की बात करूँ तो इनको, ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया ना फॉन्ट, एक सेकेंड,
देखो क्या बोला मैंने आपको, हाउसिंग सेक्टर को क्या माना जाता है कि ये ना 50% रिस्की है। समझ में आ गया। बिजनेस सेक्टर यानी कि किसी को बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो इसको हम लोग 100% रिस्की मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन कोई अगर गवर्नमेंट बॉन्ड दे के हमसे लोन लेता है, किसी ने गवर्नमेंट बॉन्ड के बदले अगर हमसे लोन लिया है, तो फिर गवर्नमेंट बॉन्ड वाला सेक्टर जो है ना वो 0% रिस्की है, क्योंकि मोस्ट सिक्योर माना जाता है उस चीज़ को। समझ में आ गया। और ये जो है ये कौन डिसाइड करता है कि कौन कितना रिस्की है, तो फिलहाल बेसल 1 में ये वही डिसाइड कर रहे हैं, वो कमेटी ही डिसाइड करके बता रही है कि हाउसिंग सेक्टर इतना रिस्की है, बिजनेस वाला इतना रिस्की है और बॉन्ड वाला इतना रिस्की है। समझ में आ गया। तो ये तो आ गया हमारे पास रिस्क निकल के आ गया कि भाई देखो इतना रिस्क एसोसिएटेड है। अब निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रिस्क वेटेड एसेट। एक बार देख लो इसको ध्यान से। तो रिस्क वेटेड एसेट में क्या आता है, पहले लोन अमाउंट, ठीक है, लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जो रिस्क वेट परसेंटेज होता है ना वो। तो जैसे कि लोन अमाउंट, वो बंदा जो है सामने वाला वो 100 रुपये का लोन लेने के लिए आया है और जिस सेक्टर में लेने के लिए आया है ना, सपोज करो अभी गवर्नमेंट बॉन्ड के सेक्टर में लेने के लिए आया है, उसके साथ 0% रिस्क एसोसिएटेड है। तो यानी कि जो रिस्क वेटेड एसेट बन गया हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, जो हमारा ये रिस्क वेटेड एसेट आया है ना, इसका 8% बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। दिस इज फिक्स। समझ में आ गया। तो बैंक को बेसल 1 के तहत अगर किसी को लोन देना है, उसको लोन देने से पहले जो भी अमाउंट बैंक उसको लोन दे रहा है ना, जिस भी एसेट के बिहाफ पे लोन दे रहा है, उस एसेट के बिहाफ मतलब जो भी रिस्क आया है निकल के, उसके बिहाफ पे 8% मिनिमम कैपिटल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, तब जाके ये बैंक सामने वाले को लोन दे पाएगी। और उसी 8% को कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको भी दिखाया। पहले रिस्क वेटेड एसेट निकालेंगे। इसको निकालने के लिए पहले लोन अमाउंट, जितने का लोन हमें उस सामने वाले को देना है और किस एसेट के बिहाफ पे देना है, उसके साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया निकल के। इसके बाद मिनिमम कैपिटल मुझे अपने पास कितना रखना है, तो जितना ये आया है हमारा RWA मल्टीप्लाई बाय इसका 8% रखना है। तो ये तो मेरे पास 0 आया है, तो 0 का 8% तो 0 ही आ जाएगा। तो यानी कि अगर मुझे किसी को गवर्नमेंट बॉन्ड के बिहाफ पे लोन देना है तो मुझे अपने पास मिनिमम कैपिटल मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। पर हर केस ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। अब दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस कह रहा है मुझे कि तुम ना अब हाउसिंग सेक्टर में 50% का है, इसको हाउसिंग सेक्टर के लिए किसी को लोन देना है, तो ये कैसे देंगे। फिर वही RWA कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोन अमाउंट के बाद मल्टीप्लाई बाय जितना रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है वो। तो लोन अमाउंट फिर से 100 रुपये देना है मुझे उसको, और इसके साथ 50% का रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है। यानी कि मेरे पास रिस्क वेटेड एसेट कितना आ गया, 50 रुपीज़। अब मुझे मिनिमम कैपिटल निकालना है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये कैसे निकलता है, तो जो हमारा RWA होता है उसका 8%, रिस्क वेटेड एसेट का 8%। तो रिस्क वेटेड एसेट की वैल्यू आई है मेरे पास 50 रुपये। तो 50 रुपये का अगर मैं 8% निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। तो यानी कि 4 रुपीज़ मुझे एज अ रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा मिनिमम कैपिटल, तब जाके मैं सामने वाले को घर खरीदने के लिए 100 रुपये का लोन दे पाऊंगी। अगर मैं 4 रुपये अलग से नहीं रख रही हूँ तो फिर यानी कि मैं 100 रुपये का लोन नहीं दे पाऊंगी। तो मुझे अगर किसी को 100 रुपये का लोन देना है तो उसके लिए मेरे पास 104 रुपये होने चाहिए बैंक में, तब जाके बैंक उस बंदे को 100 रुपये का लोन दे पाएगा। समझ में आ गया, ये क्लियर है, इजी था। थर्ड और देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड क्या है, किसी को अगर बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो फिर वो कैसे निकलेगा, तो सेम वही RWA कैलकुलेट करो, रिस्क वेटेड एसेट कैसे निकलेगा, वही 100 रुपये मुझे लोन देना है, पर इस बार पूरा रिस्क है 100% का। तो यानी कि रिस्क वेटेड एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई। अब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालो। इस 100 का 8% मुझे अपने पास रखना है, तो यानी कि 8 रुपये रखना है। तो अगर मुझे किसी को बिजनेस के लिए लोन देना है 100 रुपये का, तो उसके लिए मुझे बैंक में मेरे पास 108 रुपये होने चाहिए। क्लियर है ये चीज़। तो इसी को हम लोगों ने बेसल 1 के अंदर बोला कि अगर किसी को हमें लोन देना है ना, तो लोन देने के लिए मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, 8% मुझे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखना है, रिस्क वेटेड एसेट का 8%। अब रिस्क वेटेड एसेट की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो लोन अमाउंट देना है वो इनटू जितना उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है, और वो रिस्क जो एसोसिएटेड है वो भी मुझे BCBS ही अभी बताएगी, यानी कि जो कमेटी थी वही कमेटी मुझे बताएगी कि हाउसिंग सेक्टर में इतना रिस्क है, इसमें इतना रिस्क है, इसमें इतना रिस्क है। समझ में आ गया, इजी था।
तो ये हमारा था बेसल 1। तो इंटायरली फोकस ऑन क्रेडिट रिस्क, यानी कि लोन से लेने वाले लोन जो हम दे रहे हैं बोरोवर को, बस उसी रिस्क से एसोसिएटेड है ये। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम बोरोवर फेलियर टू रीपे लोन और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में बाय BCBS, अ कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल अकॉर्ड, यानी कि बेसल 1 को हम लोग कैपिटल अकॉर्ड 1 भी कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या था कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वॉज फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। और इस रिस्क वेटेड एसेट की वैल्यू भी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया ने अडॉप्ट किया था बेसल 1 का गाइडलाइन 1999 में, ये भी बता दिया मैंने आपको। आई होप ये इजी था, समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा दूँ क्या? तो रिस्क वेटेड एसेट की वैल्यू कैसे निकलती है? जो भी मेरे पास लोन अमाउंट होता है ना, उसको मैं रिस्क के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, रिस्क परसेंटेज के साथ। इसके बाद जो भी इसकी वैल्यू आई है, सपोज x आ गई है, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकलता है? ये x मल्टीप्लाई बाय 8%, क्योंकि मुझे 8% रखना है। तो 8% करके फिर जो यहाँ y आ गया, ये मुझे मिनिमम कैपिटल अपने पास रखना है। अगर मुझे उसे लोन अमाउंट कितने भी का भी देना है, उसमें ये प्लस करके मुझे देना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसमें ये प्लस करके मुझे रखना पड़ेगा। सपोज लोन अमाउंट मुझे n देना है उसको, तो मेरे पास n + y अमाउंट होना चाहिए बैंक में, तब जाके मैं उसको वो चीज़ दे पाऊंगी। आई होप ये मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, इजीली आपको समझ में आ गया। अब आते हैं बेसल 2 पे। तो बेसल 2 आपका क्या कहता है? बेसल 2 जो है ना, ये ही ना बेसल 1 का ही मॉडिफाइड वर्जन है। बेसल 1 में हम लोग सिर्फ एक ही तरीके का रिस्क कैलकुलेट करते थे, जो कि था क्रेडिट रिस्क, ठीक है। लेकिन बेसल 3 में ना हम लोग, बेसल 2 में ना हम लोगों ने क्रेडिट रिस्क के साथ साथ 2 और रिस्क जो है ऐड कर दिया। ये दोनों रिस्क कौन कौन से हैं? एक है आपका ऑपरेशनल रिस्क और दूसरा है आपका मार्केट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है कि जैसे बैंक के इंटरनल सिस्टम में कोई फ्रॉड करके चला गया कोई एम्प्लॉय, तो वो आपका ऑपरेशनल रिस्क में आ गया, मार्केट रिस्क में आ गया। अब आपको पता है कि बैंक जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना हर बार उसको प्रॉफिट होगा, कभी कभी लॉस भी तो हो जाएगा ना। तो हो सकता हो बैंक क्रेडिट रिस्क से पीड़ित उतना ना हो जितना वो मार्केट रिस्क से हो, कि क्रेडिट रिस्क में सारे तो उसको लोन रिटर्न कर रहे हैं, पर जहाँ उन्होंने पैसा लगाया वो पैसा डूब रहा है, तब भी तो बैंक को फाइनेंशियल लॉस होगा ना। तो उस चीज़ से भी बचाने के लिए, सिमिलरली ऑपरेशनल रिस्क हो, कोई फ्रॉड करके चला गया है, तो उस चीज़ से भी बचाने के लिए बैंक को ये स्टेप्स लिए गए हैं। तो क्रेडिट रिस्क के साथ साथ 2 ये रिस्क आपके और ऐड हो गए। ये अभी मैं बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। साथ ही इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें की। एक तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तो दोनों में ही सेट कर रखा है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, रिस्क वेटेड एसेट का 8%। लेकिन इसने 2 और स्टेप्स डाल दिए, एक है सुपरवाइजरी रिव्यू एंड रोल और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन एंड डिस्क्लोजर। ये दोनों ही मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो ये एक तरीके से 3 पिलर्स हो गए किसके, बेसल 2 के। अब जरा इसको समझते हैं कैसे निकाला था हम लोगों ने। बेसल 1 कैसे कैलकुलेट किया था? हम लोगों ने पहले रिस्क वेटेड एसेट की वैल्यू निकाली थी, जो कि हमारा लोन अमाउंट था इनटू जितना भी रिस्क एसोसिएटेड है। तो वही करो, लोन अमाउंट मान लो इस बार 200 रुपये है और जिस सेक्टर को दे रहे हैं वो 100% रिस्की सेक्टर है। समझ में आ गया? तो ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया आपका 200। अब मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरा मार्केट रिस्क भी 50 रुपये का आ रहा है। मार्केट रिस्क कितना आ रहा है मेरा? 50 रुपये का आ रहा है। सिमिलरली जो मेरा ऑपरेशनल रिस्क है मेरे पास, वो कितना आ रहा है? वो 30 रुपये का आ रहा है मेरे पास। तो अब जो टोटल रिस्क हो जाएगा मेरे पास, टोटल रिस्क 200 + 50 + 30 विच इज इक्वल टू 280 आ गया। तो RWA की जो वैल्यू इस बार आई है वो कितनी आई है? 280 आई है। फिर वही सेम मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारा कितना आ जाएगा? 280 का आप लोग 8% निकाल लो, इसको कैलकुलेट कर लेना, जितना भी आ जाएगा। सपोज x आ गया तो दिस अमाउंट मेरे को अपने पास रखना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको 200 रुपये का लोन दे पाऊंगी। समझ में आ गया? तो ये इस बार बैंक को अगेन फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए हम लोगों ने किया। आई होप ये आपको क्लियर हो। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं एक बार इजीली। तो ये था इन 2004 में इसको लॉन्च किया गया और इंडिया ने 2009 में इसको एक्सेप्ट किया। बेसल 2 नॉर्म्स ऑफन कंसीडर्ड रिफाइंड वर्जन ऑफ बेसल 1, ठीक है। बैंक शुड मेंटेन मिनिमम 8% ऑफ देयर रिस्क वेटेड एसेट। अब बैंक ने मतलब BCBS ने बैंक्स को बोला कि आप 8% मेंटेन करके रखो, लेकिन हमारा जो RBI है ना वो 8 + 1% मेंटेन करके रखता है, 9%, ताकि और सेफ्टी बने रहे बस, ठीक है। अब इसमें 3 तरीके के रिस्क इसने इंक्लूड कर दिए हैं। ऑपरेशनल रिस्क मैंने आपको बता दिया, रिस्क ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ बैंक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर, दोज हु ऑपरेट द बैंक। और दूसरा क्या आ गया? मार्केट रिस्क, रिस्क अराइजिंग व्हेन इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीजेस ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सैंक्शन, या जो भी ये रीजन है, इन वजह से अगर मार्केट हमारा स्टेबल नहीं है तब भी मार्केट रिस्क का सामना करना पड़ेगा बैंक्स को। देन है कैपिटल रिस्क, ये वही क्रेडिट रिस्क ही है आपका। पोटेंशियल लॉस ऑफ सम और एंटायर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर आपकी बात करूँ,
आफ्टर बेसल 2 बैंक मस्ट मैंडेटरीली डिस्क्लोज देयर रिस्क एक्सपोजर। इसका मतलब ये हुआ कि बेसल 2 ने क्या बोला, बैंक को ना अब जितने रिस्क में वो है बैंक फिलहाल बना हुआ, वो बैंक को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि बेसल 2 इम्प्लीमेंट होने के बाद बैंक्स को ये पब्लिकली बताना पड़ता है कि उन्होंने कितना रिस्क लिया हुआ है और कहाँ कहाँ उनका पैसा लगा हुआ है जिसमें रिस्क है। बेसिकली इट मीन्स बैंक टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर रिस्की डीलिंग्स एंड एवरीथिंग। इसका आप बोलोगे दी क्यों, मतलब बैंक को ऐसा क्यों बताना पड़ेगा, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि बैंक में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं बैंक के शेयर्स खरीदते हैं, समझ में आ रहा है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि बैंक खुद कितना डूबा हुआ है, राइट, खुद कितना रिस्क में है। इस वजह से ये किया गया। तो अब ये पैरामीटर्स अगर मैं इसका थोड़ा डिफरेंस देख लूँ बेसल 1 और बेसल 2 के बीच में, इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है आपका, और इसमें क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के साथ साथ सुपरवाइजरी रिव्यू एंड रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक्स का चेकअप मतलब एक तरीके से करना। तो जो ये रेगुलेटर्स है ना, ये वो लोग चेकअप करते हैं बैंक्स का, वो देखते हैं कि बैंक के पास प्रॉपर पैसा है या नहीं है और वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा है। बेसिकली बैंक का टीचर वही लोग जो रेगुलेट कर रहे हैं BIS को, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद है मार्केट डिसिप्लिन एंड डिस्क्लोजर। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट डिसिप्लिन एंड डिस्क्लोजर का मतलब बैंक्स को अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और रिस्क पब्लिक को बतानी पड़ेगी। दैट्स इट। जो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी ना, बस यही है, ठीक है। इसके बाद रिस्क की बात करो तो उसमें एक ही तरीके का रिस्क इन्वॉल्व है। इसमें 3 तरीके के रिस्क हैं, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है और मार्केट रिस्क है। अप्रोच की बात करूँ, स्टैंडर्ड अप्रोच ऑफ मेजरमेंट एंड कैपिटल कैलकुलेशन, मल्टीपल अप्रोच फॉर मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस रिस्क एंड देन कैपिटल कैलकुलेशन। यानी कि हर जगह पे रिस्क कैलकुलेट किया जाता है हर तरीके का, उसके बाद उसको रिस्क में ऐड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बेसल 3, जिसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया, 2013 में एनफोर्स किया गया और फाइनली इंडिया ने इसको 2021 में एक्सेप्ट किया। समझ में आ गया। तो 2021 में हमने बेसल 3 के नॉर्म्स को एक्सेप्ट किया। अब ये है क्या, तो ये ना 2008 में जो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी ना, उसके बाद इसको लाया गया था ताकि बैंकिंग सिस्टम्स को और ज़्यादा मजबूत कर सके। और इसने क्या किया, जैसे हमारे जो बेसल 2 के जो नॉर्म्स थे ना, उसी को थोड़ा टाइट कर दिया। जैसे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 8% था, उसको 10% कर दिया। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लिए इसने। क्या क्या किया बताती हूँ मैं आपको। तो रिलीज इन रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, then aim to promote more resilient banking system by focusing on 4 parameters। 4 पैरामीटर्स पे फोकस करके। कैसे, पहला है क्या, तो इसने मेक श्योर किया कि बैंक को ना और भी ज़्यादा क्वालिटी कैपिटल रखना पड़ेगा ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही चीज़ों को, लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। जैसे पहले अगर बैंक को 8% कैपिटल रखना था तो बेसल 3 ने उसको क्या कर दिया, 10.5% या उससे भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, और वो भी ये चेंज करते रहेंगे, ठीक है। देन आपका आ गया फंडिंग। तो फंडिंग के लिए भी ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा बैंक को। देन है लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या हो गया कि बैंक्स को अपने एसेट्स और कैपिटल का रेशियो कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वो बहुत ज़्यादा लोन ना दे सके। समझ में आ गया। तो बैंक्स को एक फिक्स्ड लेवरेज रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे 3%। मतलब अगर उसके पास 100 रुपये का कैपिटल है तो वो क्या करेगा, 3300 से ज़्यादा एसेट नहीं रख सकते हैं। कैसे, तो जैसे लेवरेज रेशियो जो होता है ना आपका, वो निकलता है कैपिटल जितना है अपॉन में टोटल एसेट, ठीक है। तो जैसे लेवरेज रेशियो हमको 3 का दिया हुआ है, यानी कि 0.03 लिखूंगी उसको तो ठीक रहेगा। तो हमको कैपिटल 100 रुपीज़ का दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 0.03 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में टोटल हमारा जो एसेट था। यहाँ पे ये लेवरेज रेशियो है जो मुझे दिया हुआ है 3% का, ये मेरा कैपिटल है और ये मेरा टोटल एसेट है। तो एसेट यहाँ ले जाओ, ये इसको नीचे लेके आओ, तो इसको आप लोग निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 3333 कुछ करके आएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इतने से ज़्यादा का एसेट मैं नहीं रख सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद है आपका लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मैंने आपको बताया कि जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करेगा। तो जैसे इसमें है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तो ये आपको बताता है शॉर्ट टर्म के लिए है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखता है कि बैंक के पास इतना पैसा है कि अगले 30 दिन तक लोग अपना पैसा निकाल लेंगे तो भी बैंक जाके आपका बैंक क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर सकेगा। तो इसके लिए बैंक्स को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट रखना पड़ेगा अपने पास। समझ में आ गया। इसके बाद है आपके पास नेट स्टेबल फंड रेट्स। नेट स्टेबल फंड रेट्स क्या कहता है, ये लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के लिए है। ये देखता है कि बैंक के पास लॉन्ग टर्म फंडिंग सोर्सेज है या नहीं है।
समझ में आ गया। तो बेसिकली बैंक्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डूबने से बचाने के लिए इसको लाया गया था बेसल 3 को। और बेसल 3 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया था। बैंक्स को मोर स्टेबल बनाने के लिए इसने हायर क्वालिटी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लिक्विडिटी रूल्स, लेवरेज टाइम्स, ये सब चीज़ों को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया स्पेशली बड़े बैंक्स के लिए, ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल शॉक से बच सके सारे, और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम हमारा क्या रहे, स्ट्रांग रहे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है एक जैसे ना बैंक के पास आप लोन लेने के लिए जाओगे ना, तो बैंक अब आपको क्रेडिट रेटिंग के बेस पे लोन देता है। क्रेडिट रेटिंग एक जैसे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो ये आपको ये रेटिंग देती है। इस रेटिंग का मतलब ये होता है कि आपको ना स्कोर्स दिए जाते हैं बेस्ड ऑन कि आपने पहले लोन ले रखा है कि नहीं ले रखा है, आपकी पहले की हिस्ट्री क्या रही है लोन लेने की, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्जा तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपको एक मार्क्स दिए जाते हैं बेसिकली, और उस मार्क्स के बेसिस पे बैंक आपको जज करता है और फिर आपको लोन देना है कि नहीं देना है वो डिसाइड करता है। सपोज करो कि क्रेडिट रेटिंग में आप सपोज करो कि आप बैंक गए हो 10 लाख का लोन लेने के लिए, ठीक है। अब बैंक ने क्या बोला, आपको 10 लाख का लोन तो देंगे पर आपका क्रेडिट रेटिंग क्या है, ठीक है। फिर बैंक ने आपका क्रेडिट रेटिंग चेक किया, फिर बैंक को पता लगा 10 लाख का तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको 1 लाख का लोन ज़रूर दे देंगे हम आपको। समझ में आ गया। तो ये क्रेडिट रेटिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे कौन देता है ये क्रेडिट रेटिंग, किस तरीके से दिया जाता है, एवरीथिंग। तो दिस सिस्टम हेल्प्स बैंक्स टू डिसाइड वेदर अ लेंडर इज़ वर्थ गिविंग अ क्रेडिट और नॉट। मतलब कि इस सिस्टम से ये पता लगता है कि जिसको हम लोन दे रहे हैं वो लोन लेने के लायक है भी कि नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। पता लगे आज हमने उसको लोन दे दिया है पर उसके ऊपर ऑलरेडी 4 लोन चल रहे हैं, ठीक है, या फिर पहले किसी और बैंक से वो लोन ले चुका है, या स्टॉक मार्केट से बहुत सारे पैसे वो उठा चुका है। तो किसने जो भी हो, ये सारी चीज़ें देख के आपको क्रेडिट रेटिंग देते हैं, और ये ना बैंक्स का काम काफ़ी हद तक आसान कर देते हैं। फिर है क्रेडिट रेटिंग डिटरमाइंस वेदर अ बोरोवर इज अप्रूव्ड फॉर क्रेडिट एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट एट विच इट विल बी रीपेड। क्रेडिट रेटिंग से ये डिसाइड होता है कि आपको लोन दिया जाए या ना दिया जाए, ताकि आप लोन फ्यूचर में रिटर्न कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे विथ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। Then this concept has originated in US in 1909। in USA में originate हुआ था 1909 में। फिर there are some factors which decides how credit worthy you are। तो इन factors के basis पे आपको जज किया जाता है। पहला है पेमेंट हिस्ट्री, दूसरा है टोटल डेट ओन्ड, तीसरा है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, चौथा है न्यू और रीसेंट क्रेडिट, और पांचवा है टाइप्स ऑफ क्रेडिट, किस प्रकार का आपने लोन लिया हुआ है। तो इन पांचों पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया। 2 तरीके की चीज़ें हैं उसमें होती हैं, जैसे कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज विच स्कोर्स एन इंडिविजुअल एंड विच बैंक्स रेफर फॉर गिविंग लोन्स। ये कंपनीज हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को मार्क्स देती हैं, और उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे बैंक चेक करता है कि हमें इसे लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऑल्सो इट डिसाइड्स द परसेंटेज ऑफ लोन थ्रू दैट स्कोर। यानी कि जैसा मैंने आपको भी बताया कि गए तो थे 10 लाख का लोन लेने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ 1 लाख का लोन मिला है आपके क्रेडिट रेटिंग के बेस पे, ठीक है। देन है हमारे पास देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज तो हैं, पर कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी हैं इंडिया में। दे गिव द स्कोर टू एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और विल गिव रेटिंग टू एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ का कितना स्कोर है, फिर बेस्ड ऑन दैट मैं इन्वेस्ट करूँगी कि नहीं यार इसका स्कोर तो काफ़ी कम है, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगी तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो मुझे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो इस तरीके का काम भी करती हैं। देन इंडिया में कुछ एजेंसीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग स्कोर्स आपको देती हैं, जैसे कि ये 3 मेजर हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्रेडिट रेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और उसके बाद है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो ये कहने का मतलब पता है क्या है, कि आपको एक स्कोर दिया जाता है, उस स्कोर के बेसिस पे आपको ये बैंक्स ये डिसाइड करते हैं कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वो जो स्कोर जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है ना, वो एक तरीके से मिडल मैन का काम कर रही है, और उस मिडल मैन पे बैंक्स भी ट्रस्ट कर रहे हैं। तो बैंक्स का जो ये पूरा प्रोसीजर होता है ना चेक करने का, वो बर्डन थोड़ा बैंक्स पे कम हो गया है। वो काम अब कोई और कर रहा है, कोई और वो प्रोसीजर्स हैंडल कर रहा है। तो बैंक के पास आप जाओगे, बेस्ड ऑन योर स्कोर बैंक आपको लोन ग्रांट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्रिसिल इज़ द मार्केट लीडर इन द क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री विथ 70% ऑफ द मार्केट शेयर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्रिसिल इज़ द मार्केट लीडर क्रेडिट रेटिंग के मामले में। और ये कुछ तरीके की रेटिंग्स जो हैं जो दी जाती हैं आपको, जैसे डी का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो, आपको शायद लोन ना मिले, फिर सी, फिर बी, फिर BBB, AA, AAA। समझ में आ गया। तो इस तरीके का कुछ है। अगर क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड कुछ आता है तो इस तरीके का ग्राफ आप अगर बना के आ जाओगे तो वो आपके आंसर को और अच्छा बना देगा। देन है सिविल।
तो आप अगर जीपे यूज़ करते तो आपने इसका ज़रूर देखा होगा, सिबिल स्कोर आप लोगों ने सुना होगा। तो ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड गिव्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एंड स्कोर्स टू इंडिविजुअल, ये भी क्रेडिट स्कोर ही देती है हम लोगों को। लाइसेंस्ड बाय आरबीआई। अदर 3 कंपनीज विच गिव क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आर, कौन कौन सी है, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स एंड हाईमार्क एंड ट्रांस यूनियन, ठीक है। देन इट हेल्प गवर्नमेंट टू रिड्यूस एनपीए, ये एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती है। जब मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मुझे ऑटोमेटिकली बैंक्स लोन नहीं देंगे, मेरा काम नहीं बनेगा। तो मेरे पास जो पिछला लोन चलता आ रहा है मैं पहले कोशिश करूँगी कि मैं उन लोन्स को पूरा कर पाऊँ, राइट। देन है हमारे पास मिशन इंद्रधनुष। अब इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझो आप लोग। जब हम लोग एनपीए की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये एनपीए सिर्फ प्राइवेट बैंक्स में ही होता है, तो ये कई बार हमारे गवर्नमेंट बैंक्स में भी देखने को मिलता है। और गवर्नमेंट बैंक्स में ना एनपीए के साथ साथ हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो है इनएफिशिएंसी, यानी कि काम ढंग से नहीं हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक्स कह लो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं आपके, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई मिशन इंद्रधनुष। तो ये क्या करता है, दिस मिशन ऑल्सो हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक टू फॉलो द बेसल 3 नॉर्म्स, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक बेसल 3 के नॉर्म्स को ईजिली फॉलो कर पाए। इन कमिंग फ्यूचर एम रीवैम्पिंग द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक सो दैट दे कैन कम्पीट विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ कम्पीट कर सके। दिस मिशन हैज़ 7 एस्पेक्ट, 7 एस्पेक्ट हैं इसके, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इंद्रधनुष, और इसी वजह से इसको इंद्रधनुष कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है वो 7 एस्पेक्ट फटाफट से। तो पहला है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसमें ये देखा गया कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ना, उनमें जो टॉप लेवल की जो पोजीशंस है ना, वहाँ पे हमको ट्रांसपेरेंट लाने की ज़रूरत है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस चल रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जिस वजह से वो पोजीशन जो है करप्ट हो चुकी है। तो हमें वहाँ का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है ना, उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए और सही लोगों को सही पोस्ट मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। और इस वजह से हमने क्या किया, जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट है ना, उनको अलग अलग कर दिया। समझ में आ गया। तो पहले ही एक ही पार्ट था, सीईओ और एमडी एक ही पोजीशन थी, फिर हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया इन दोनों पोस्ट को, ताकि पावर एक ही हाथ में ना रहे। समझ में आ गया। और इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर भी ट्रांसपेरेंट कर दिया। देन हम आता है बोर्ड ऑफ ब्यूरो। बोर्ड ऑफ ब्यूरो क्या है, एक नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ ब्यूरो नाम से, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बोर्ड मेंबर्स और टॉप मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट्स को देखेगा। समझ में आ गया कि किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर चल रहा है। इसका काम है बैंक्स को फंड कैसे करना है, कैसे ये फंडिंग हो गया, एक्विजिशन हो गया, इन सब में एडवाइस करने से लेके जो टॉप लेवल की पोजीशंस है ना, उनके अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये मेक श्योर करना बोर्ड ऑफ ब्यूरो का काम है। समझ में आ गया। फिर तीसरा है क्या, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उनको एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत है। तो इसमें गवर्नमेंट ने बैंक्स में पैसा डाला ताकि वो बेसल 3 के नॉर्म्स को ईजिली फॉलो कर पाए। देन है हमारे पास डी स्ट्रेसिंग। डी स्ट्रेसिंग क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्ट्रेस्ड एसेट्स जो होते हैं। स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो लोन जो वापस नहीं आ रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए नहीं आ रहे हैं, क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्ट्रेस्ड एसेट्स को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हें सॉल्व करने और एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने ये डी स्ट्रेसिंग लाए हम, ठीक है, ताकि स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो। फिर है हमारे पास एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ही ले सके। समझ में आ गया। उन्हें मैन पावर में, अपॉइंटमेंट्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई और गवर्नमेंट का थोड़ा सा इंटरफेरेंस कम किया गया, तो इसको कहा गया है एम्पावरमेंट। देन है हमारे पास फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि बैंक्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट किए गए। फ्रॉड केसेस में जल्दी एक्शंस लेने के लिए बोला गया, प्रोसेस को जल्दी इनिशिएट किया गया। तो ये पूरी अकाउंटेबिलिटी अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दे दी गई। अब इसके बाद ना एक और है, वो एक सर्कल बनाना रह गया मेरा, सॉरी, बट ये 7 एस्पेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 ही हो है, यहाँ पे एक और आना था, तो वो आएगा आपका गवर्नेंस रिफॉर्म्स। गवर्नेंस रिफॉर्म्स का मतलब है बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच मेल जोल बना के रखना, जैसे कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि बैंकिंग सेक्टर के इश्यूज़ पे डिस्कशन हो सके। इसमें बैंक्स के अंदर
डिजिटाइजेशंस को लेकर बढ़ावा देना, रिस्क मैनेजमेंट को सुधारना, तो ये सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। समझ में आ गया? तो ये जो था आपका मिशन इंद्रधनुष के 7 एस्पेक्ट थे, इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं फटाफट से। तो पहला क्या है? अपॉइंटमेंट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेपरेट द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इन दोनों की पोस्ट को ही हटा दो। उसके बाद क्या है? दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बोथ द पोजिशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। देयर वुड बी अनदर पर्सन हु वुड बी अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। समझ में आ गया? इससे क्या हो जाएगा? हमारा जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, और जो टॉप लेवल की पोजीशंस है वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो डिजर्विंग है। समझ में आ गया? ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाएगी। देन है हमारे पास कैपिटलाइजेशन, इन्फ्यूजन ऑफ 70,000 करोड़ ओवर 4 years ऑफ पीरियड। 70,000 करोड़ रुपीस डाले गए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ताकि वो लोग अपनी एनपीए की प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटलाइजेज ऑल बैंक्स टू कीप सेफ पैरेलल टू मिनिमम नॉर्म्स ऑफ बेसल 3। Then de-stressing, to de-stress the pending policies that facilitated the project execution were expedited to de-stress the bank। जितने भी ये थे पेंडिंग प्रोसेस उनको थोड़ा फास्ट स्पीड से बढ़ाया गया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई काम है, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड कोई काम है, उनको थोड़ा जल्दी स्पीड से किया जा सके। इसके बाद है एम्पावरमेंट। द गवर्नमेंट वुड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन बैंक्स। गवर्नमेंट अब इंटरफेयर नहीं करेगी कमर्शियल इंटरेस्ट। द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरिंग मैन पावर टू द बैंक। उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए ताकि वो लोग इतने केपेबल बने कि खुद के बल पे जो लोग हकदार है उस पोजीशन के, उन्हीं लोगों को हायर किया जाए बाय कंडक्टिंग सेवरल एग्जाम्स एंड इंटरव्यू एवरीथिंग। ठीक है। Now, framework of accountability, new framework of key performance indicators to be measured, performance PSBs, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स गवर्नमेंट रिलीज करेगी। उनके बेसिस पे जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ना, उनको मेजर किया जाएगा कि क्या किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, कितना सुधार आना चाहिए था, कितना आया है, एवरीथिंग। तो इससे क्या होगा ना, एक हेल्दी कंपटीशन भी बना रहेगा सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच। उसके बाद क्या है? गवर्नेंस रिफॉर्म्स। अंडर दिस वी हैव ज्ञान संगम। अब ये है क्या? ज्ञान संगम बैंकर्स रिट्रीट। It is a meet of various banks, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, बेसिकली इन सब की मीटिंग्स हैं, जिसमें क्या किया जाएगा? इन ऑर्डर टू डिस्कस एनहांसिंग डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम में इंडिया में डिजिटाइजेशन कर दिया जाए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया जाए। तो इन सबको करने के लिए है दिस इज़ फॉर रीट्रीट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज। समझ में आ गया? तो वहाँ पे हर जगह क्या किया जाए? डिजिटाइजेशन किया जाए इन तीनों ही फील्ड्स में। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। इसके बाद कुछ करंट अफेयर्स है बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और 1 लाइन में ये आ सकता है, पूछा जा सकता है। पहला है हमारे पास कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये है क्या? अ फैसिलिटी और अरेंजमेंट दैट हेल्प्स बैंक ऑफर लार्ज नंबर ऑफ सर्विस on 24/7 basis from a single location. The CBS can support retail as well as corporate banking activities। कहने का मतलब ये है, जो हमारा CBS है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये एक सॉफ्टवेयर है और ये किस लिए बनाया गया है? ताकि ऑनलाइन डिजिटली सारे काम जो भी होते हैं बैंकिंग एक्टिविटीज़ उनको ऑनलाइन किया जाए। तो बेसिकली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बैंक्स को अपने सभी मेजर ऑपरेशंस जैसे कि अकाउंट मैनेज करना, लोन्स देना, ट्रांजैक्शंस करना, कस्टमर रिकॉर्ड्स को डिजिटली हैंडल करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? तो बेसिकली आजकल जितने भी आप देखते हो ना बैंक्स में, अब कंप्यूटर्स पे सब कुछ होता है, वो इसी का पार्ट है, CBS का ही पार्ट है। हर बैंक का अपना पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे वो लोग ये चीज़ें मैनेज करते हैं। तो ये असेंशियल है, बैंक का बैकबोन है एक तरीके से, जिससे वो एफिशिएंट और सीमलेस सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। इससे बैंक का काम भी आसान हो जाता है और कस्टमर्स को भी ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं। वो कोर बैंकिंग सिस्टम की वजह से ही मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो। इसके बाद इसमें एक लाइन और है कि द CBS कैन सपोर्ट रिटेल एज वेल एज कॉर्पोरेट बैंकिंग एक्टिविटीज़। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग एक्टिविटीज़ दोनों को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि दोनों, ये जो एक ही सिस्टम दोनों टाइप के कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। रिटेल बैंकिंग का मतलब हो गया इंडिविजुअल्स, मेरे और आपके जैसे कस्टमर जिनका सेविंग्स अकाउंट होता है, लोन लेना होता है, क्रेडिट कार्ड्स चाहिए होते हैं, ATM कार्ड्स चाहिए होते हैं, वो यूज़ करते हैं। और कॉर्पोरेट बैंकिंग मतलब बड़ी कंपनीज और बिजनेसेस जिनको कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि ट्रेड हो गया, आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट हो गया, लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स चाहिए होते हैं, वो काम करता है। तो एक ही कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होने से बैंक को अलग अलग सिस्टम्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सभी कस्टमर्स को एक ही प्लेटफॉर्म से मैनेज वो कर सकते हैं, जिससे बैंक्स की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है,
तो ये था कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब ये जो ई कुबेर है ना आपका, ये भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ही है आरबीआई का। समझ में आया? दोबारा समझो, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही तो है जिसपे बैंक्स अपना सारा डे टू डे का काम करती हैं। समझ में आ गया? आरबीआई का वो क्या है? आरबीआई जो डे टू डे का काम करती है वो किस पे करती है? ई कुबेर पे। अब देखो, ये जो सीबीएस है, ये हर बैंक का अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकता है, राइट? और हर बैंक किससे हैंडल करती है? कस्टमर्स को हैंडल करती है। लेकिन आरबीआई के कस्टमर्स कौन है? बैंक्स हैं। तो आरबीआई जिस सॉफ्टवेयर से सारे बैंक्स को मैनेज करता है ना, दैट इज योर ई कुबेर। तो आरबीआई का क्या हो गया? वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? तो ई कुबेर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। बेसिकली आरबीआई का सेंट्रल बैंक अकाउंट सिस्टम है। इससे गवर्नमेंट और बैंक्स के बीच ट्रांजैक्शंस आपके डिजिटली होते हैं। इससे गवर्नमेंट पेमेंट्स और रिसीट, जैसे टैक्सेस हो गए, पेंशन्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, उनके पैसे डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर होते हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए और आपके जो बैंक्स हैं जो आरबीआई ऑपरेट करता है, उन दोनों के लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। It gives higher degree of access to commercial bank and other institution to their current account with the RBI. eKuber enables bank access with their current account at any time anywhere across the country. फिर क्या है? The eKuber is used by RBI to execute various transactions with banks. Utility of eKuber is that it is used to conduct exercises like auctioning of government securities. ये भी इससे हो जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट है, दिस इज द CBS ऑफ RBI। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक, वो है स्विफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्विफ्ट। स्विफ्ट है क्या? तो ये ना आपका मैसेजिंग सर्विस है, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप होता है ना, एकदम वैसा ही है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सोसाइटी, आई थिंक नोट्स में मैंने नहीं मेंशन किया है, इसलिए ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक बार आप लोग गूगल से ज़रा सर्च कर लेना इस चीज़ को, ठीक है? ये है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये प्लीज़ एक बार आप लोग गूगल करके कमेंट करना ही ठीक है कि नहीं है, ठीक है? तो स्विफ्ट जो है ना, इट इज़ यूज्ड बाय 200 कंट्रीज एंड कनेक्ट मोर देन 11,000 बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज़। यानी कि 200 कंट्रीज़ यूज़ करती है और 11,000 बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज़ के अक्रॉस ये इसको यूज़ किया जाता है। अब ये है क्या, मैं आपको समझाती हूँ बहुत ईजीली। इमेजिन करो आपको यूएसए में अपने रिलेटिव को पैसे भेजने हैं। समझ में आ गया? कहाँ भेजने हैं? यूएस में भेजने हैं। अब आपने इंडियन बैंक में जाते हो आप और उनके अकाउंट में डिटेल्स देते हो। आपका बैंक जो है स्विफ्ट नेटवर्क यूज़ करके यूएसए के बैंक को एक सिक्योर मैसेज भेजेगा। यूएस मैसेज में आपके रिलेटिव का अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल और भेजने वाले पैसे जो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। फिर यूएसए का बैंक उस मैसेज को रिसीव करके आपके रिलेटिव के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह स्विफ्ट एक सिक्योर रिलायबल तरीका है जिससे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको ईजिली समझाती हूँ। स्विफ्ट एक मैसेजिंग सर्विस है। मैसेजिंग सर्विस है जब मुझे, जैसे मैं अगर बाहर कुछ इंटरनेशनली कोई करेंसी का वो कर रही हूँ मैं यूज़, जैसे मैंने बाहर से कुछ मंगवाना है, समझ में आ रहा है, पर मैं पे तो इंडियन करेंसी में कर रही हूँ ना, फिर वो इंडियन करेंसी से जो डॉलर्स में हो रहा है कन्वर्जन, वो स्विफ्ट के थ्रू हो रहा है। समझ में आ गया? देखो दोबारा इसको समझते हैं, ठीक है? ये एक सिक्योर नेटवर्क है। तो बेसिकली बैंक्स के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफ़र यानी कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। जब भी हमें विदेश में पैसा भेजना होता है या रिसीव करना होता है तो बैंक्स स्विफ्ट नेटवर्क यूज़ करके एक दूसरे को सिक्योर मैसेज भेजने के लिए यूज़ करते हैं स्विफ्ट का। और ये मैसेजेस इंस्ट्रक्शंस कंटेन करते हैं, जैसे कि कहाँ भेजने हैं, कितने पैसे भेजने हैं, किसको भेजने हैं, किसने भेजे हैं, कितना अमाउंट है, सब कुछ, ठीक है? तो ये किसके थ्रू होता है? आपका स्विफ्ट के थ्रू होता है। यही है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में। तो स्विफ्ट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैंक्स वर्ल्ड वाइड टू फैसिलिटेट स्मूथ मनी ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। इट इज़ अ मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली फॉर क्विक एंड फॉल्टलेस एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है? इसको आप कैसे समझाऊँ, आप देखो ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है? तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक बैंक है ICICI बैंक, ठीक है? तो इंडिया का बैंक है और इस बैंक का अकाउंट ना USA के मान लो या न्यूयॉर्क में सिटी बैंक के अंदर है।
समझ में आ गया। हमारा बैंक है आईसीआईसीआई, उसका अकाउंट है बाहर न्यूयॉर्क के सिटी बैंक के अंदर। समझ में आ गया। ये क्या कहला जाएगा, जब हमारे बैंक का अकाउंट किसी और बैंक में है तो हमारे लिए वो नॉस्ट्रो अकाउंट है। नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा। तो अगर कोई बोल रहा है नॉस्ट्रो अकाउंट, यानी कि विदेश में किसी बैंक में हमारे बैंक का अकाउंट इज़ योर नॉस्ट्रो अकाउंट। समझ में आ गया। अब मैं विदेश हूँ मान लो, और मेरा अकाउंट है और मेरे में आपके आईसीआईसी बैंक का अकाउंट खुला हुआ है, तो मेरे लिए ये जो अकाउंट है ये वॉस्ट्रो अकाउंट होगा, यानी कि तुम्हारा अकाउंट। नहीं समझ आया, दोबारा समझाती हूँ मैं, ठीक है। ये एक बैंक है ए, इसका अकाउंट है बी, कोई बैंक है बाहर है कहीं यूएसए में, वहाँ पे। समझ में आ गया। तो मेरे लिए इस ए का अकाउंट जो है नॉस्ट्रो अकाउंट हुआ, क्योंकि वो बाहर के किसी बैंक में है, और बी के लिए यानी कि जिस बैंक में है उसके लिए ये अकाउंट जो हुआ वॉस्ट्रो अकाउंट हुआ, यानी कि किसी और देश का अकाउंट हमारे यहाँ पर है। समझ में आ गया। तो दैट इज़ योर नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसका फ़ायदा क्यों है, क्या है, और इसको क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है, इसको समझते हैं फटाफट से। तो पहले मैं आपको ना एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। तो नॉस्ट्रो का मतलब मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। नॉस्ट्रो का मतलब क्या होता है, हमारा। तो अगर इंडियन बैंक सपोज आईसीआईसीआई का अकाउंट अमेरिका के किसी बैंक जैसे कि सिटी बैंक है यहाँ पे उसमें हो, तो आईसीआईसी उस बैंक को क्या बोलेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट बोलेगा, यानी कि हमारा अकाउंट है जो फॉरेन बैंक में खुला हुआ है। ठीक है, तो यही हो गया, बस हमारा क्या है, ये नॉस्ट्रो है। वॉस्ट्रो हो गया इसका उल्टा, यानी कि तुम्हारा अकाउंट, यानी कि सिटी बैंक उसी आईसीआईसी के अकाउंट को क्या बोलेगा, वॉस्ट्रो अकाउंट बोलेगा, यानी कि तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारे पैसे हमारे पास हैं। समझ में आ गया। वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल। अब इनकी ज़रूरत क्यों है और क्यों मतलब चाहिए होता है हमें। तो नॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट है जो एक बैंक किसी दूसरे देश के बैंक में खोलता है उस देश की करेंसी में। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे डॉलर्स में ट्रेड हो रहा है, तो ये बैंक जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे ये इसी देश की करेंसी में करेंगे, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया। अब इसका काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि आप ना यूएसए की किसी कंपनी से आप कुछ सामान मंगा रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एसबीआई में, ये सॉरी आईसीआईसीआई में आप पेमेंट करोगे उस कंपनी को डॉलर्स में। समझ में आ गया। लेकिन वो कंपनी जो यूएस के जिस कंपनी को आपने पेमेंट किया है ना, वो बैंक क्या करेगा, उसको डॉलर्स में पे करेगा। यानी कि मैंने क्या किया, सपोज़ करो 100 रुपीज़ जो है यहाँ से मैंने अपने आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ये जो ए कंपनी है जो कि फ़ॉरेन की कंपनी है उसमें भेजे। ठीक है, तो आईसीआईसी क्या करेगा, इस ₹100 को ना डॉलर्स में करके इस कंपनी को भेज देगा, डॉलर्स में करके इस कंपनी को भेज देगा। समझ में आ गया आपको। तो इसी वजह से नॉस्ट्रो अकाउंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारे जो इतने भी विदेश के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जो सिर्फ डॉलर्स में ही हो सकते हैं या उसी कंट्री के पर्टिकुलर करेंसी में हो सकते हैं, तो फिर वहाँ हमें उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। मैं अपने इंडियन रुपीज़ में ही करूँगी, बाद में मेरा जो बैंक है वो उस कंट्री का जो भी कंपनी है उसको उसी करेंसी में पे कर देगा। इसी वजह से नॉस्ट्रो अकाउंट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट is a bank's account held in a foreign currency with another bank in that foreign country. It's the account your bank holds with another bank. I hope ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये मेरा बैंक जो है होल्ड करता है उसमें। तो दैट इज़ योर ये। फिर अब पर्पज़ क्या है, टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन करेंसी, ताकि उसी कंट्री की करेंसी में आप कर सको। टू अलाउ योर बैंक्स कस्टमर टू मेक एंड रिसीव पेमेंट्स इन दैट करेंसी। एग्जाम्पल, इमेजिन करो बैंक ए इन द यूएस wants to allow its customer to make payments in euros. Bank A will open a Nostro account with Bank B in Germany, कर लेगा open. So Bank A has Nostro account with Bank B denominated in euros. When an American customer of Bank A wants to send euros to someone in Germany, Bank A debits the fund from the customer's account and uses the funds in its Nostro account at Bank B and complete the transfer. वो उसी करेंसी में करेगा और बैंक उसको कन्वर्ट करके वो फॉरेन करेंसी में कर देगा। समझ में आ गया। वॉस्ट्रो अकाउंट वही है। वॉस्ट्रो अकाउंट इज अ फॉरेन बैंक्स अकाउंट हेल्ड विथ योर बैंक इन योर करेंसी। अब मेरे लिए जैसे आईसीआईसी बैंक जो होगा वो इस सिटी बैंक के लिए तो फॉरेन अकाउंट होगा ना, तो मेरे अकाउंट में अगर किसी फॉरेन कंट्री के बैंक का अकाउंट ओपन हुआ है दैट इज माई वॉस्ट्रो अकाउंट। समझ में आ गया।
इट्स द अकाउंट दैट अनदर बैंक होल्ड्स विथ योर बैंक। पर्पस क्या है? टू अलाउ द फॉरेन बैंक टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन्स इन योर लोकल करेंसी, ताकि वो बैंक जो है मेरी कंट्री के करेंसी में पेमेंट कर पाए। टू इनेबल द फॉरेन बैंक्स कस्टमर टू मेक एंड रिसीव पेमेंट्स इन योर लोकल करेंसी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, कंटिन्यूइंग द प्रीवियस एग्जाम्पल फ्रॉम बैंक्स बी पर्सपेक्टिव। अब यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे बैंक बी के पर्सपेक्टिव से आप लोग समझो कहाँ गया। हाँ, द यूरो अकाउंट इज इट होल्ड फॉर बैंक इन वॉस्त्रो अकाउंट। अब जो जर्मनी में अकाउंट खोला था वो वॉस्त्रो अकाउंट हो जाएगा। बैंक बी हैज़ अ वॉस्त्रो अकाउंट विद बैंक ए डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स। ठीक है, if a Germany customer of bank B wants to send US dollars to someone in the USA, bank B will use it Vostro account at bank A to complete the transactions। कहने का मतलब ये है, रुक जाओ मैं यहाँ पे एक बार और आपको समझा देती हूँ। ये बैंक है मेरा SBI, ठीक है, और यहाँ मैंने खोल लिया USA के सिटी बैंक। अब यहाँ पेमेंट होती है डॉलर में। ठीक है, अब यहाँ है एक कंपनी जो कि डॉलर्स में ही पेमेंट लेगी। सीमेंट कंपनी है मान लो, फॉर एग्जाम्पल, चलो मिल्क की कंपनी है, ठीक है, मान लो। अब मुझे मिल्क मंगवाना है इतनी दूर से, ठीक है, मुझे पीना है इतनी दूर से, मंगवा के पीना है मुझे मिल्क। तो अब मैंने क्या किया, इस कंपनी को जो मैं पेमेंट करूँगी ना, ये जो कंपनी है ना, ये मैं हूँ, एक सेकेंड, ये मैं हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इस कंपनी को पे अगर करना है तो ये कंपनी तो सिर्फ डॉलर्स में लेगी। तो इस केस में अगर मेरे बैंक ने इस वाले बैंक में नॉस्ट्रो अकाउंट खुलवा रखा होगा, तो फिर क्या होगा उस चीज़ में कि मैं सिर्फ अपने बैंक से इसको पैसे भेजूंगी रुपीज़ में। समझ में आ गया? और ये क्या करेगा, बाय यूजिंग नॉस्ट्रो अकाउंट डॉलर्स में पे कर देगा उसी रुपीज़ को। समझ में आ गया? तो ये है आपका पूरा नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो का खेल। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद क्या है, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द टर्म्स आर ऑलवेज यूज्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बैंक्स यूजिंग द टर्म। These accounts are essential for international trade and financial transactions। बहुत ज़रूरी हैं ये दोनों अकाउंट। Think of it like this: if your bank is looking at the account it holds at another bank, is a nostro. If your bank is looking at an account that another bank holds at your bank, it's a vostro। I hope ये आपको क्लियर हो। तो ये बहुत ईजी था। अब इसके बाद है हमारे पास मेन थिंग विच इज़ योर मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। मनी मार्केट के बारे में जब हम लोगों ने वो टूल्स पढ़े थे ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, तो वो सारे ही जो टूल्स थे वो हमारे मनी मार्केट के ही टूल्स थे। तो मनी मार्केट कौन सी मार्केट है? मनी मार्केट यूजुअली वो मार्केट कहलाती है जहाँ पर हमारे शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स का मतलब है एक साल से कम वाले ट्रांजेक्शन्स। क्या बोला मैंने? सॉरी, ऐसे बनेगा, एक साल से कम वाले ट्रांजेक्शन। तो जहाँ पर हमारे एक साल या एक साल से कम के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारे मनी मार्केट कहलाते हैं। द मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट वेयर हाईली लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद शॉर्ट मेजॉरिटी पीरियड्स आर ट्रेडेड। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग, यूजुअली रेंजिंग फ्रॉम 1 day to 1 year। समझ में आ गया? जो हमारी शॉर्ट टर्म फंडिंग, शॉर्ट टर्म मुझे मतलब अगर पैसे चाहिए थोड़े टाइम के लिए, एक साल तक के लिए, उस चीज़ को अगर जो पूरा करता है दैट इज़ माय मनी मार्केट। समझ में आ गया? अब इसके कुछ फीचर्स भी थे। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। द मेजॉरिटी पीरियड लेस देन 1 year। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा जो मेजॉरिटी पीरियड है वो एक साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होगा। हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड, यानी कि यहाँ पे मनी मार्केट में जो चीज़ें होती है ना, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, उनको मैं ईजिली बेच सकती हूँ और ईजिली खरीद सकती हूँ। फिर ये लो रिस्की बिल्कुल नहीं होते क्योंकि ये सिक्योर्ड होते हैं, राइट। तो सिंस द इंस्ट्रूमेंट आर शॉर्ट द रिस्क इज रिलेटिवली लो, रेगुलेटेड बाय RBI। तो आपका जो ये मनी मार्केट है, ये क्योंकि अब RBI रेगुलेट करता है तो उससे आपको पता चल ही गया होगा कि मनी मार्केट क्या होता है, हमारा सिक्योर्ड होता है। नेक्स्ट, मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब ये सारे के सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इनमें से जो इक्का दुक्का होंगे जो हमने नहीं पढ़े होंगे वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट वी ऑलरेडी नो। बैंक रेट पता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पता है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सब हमको पता है। ये सब हमको पता है? नहीं, ये नहीं पता है हमको, यहाँ से हमको पढ़ना है कॉल मनी से। तो ये 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, प्रॉमिसरी नोट्स, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। फिर ट्रेजरी बिल पता है हमको और कैश मैनेजमेंट बिल पता है हमको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी हैं ना, ये सारे ही टूल्स हैं मनी मार्केट के। इनको फटाफट से समझ लेते हैं। तो ये तीनों ही कैटेगरी आपकी कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी, इन तीनों ही कैटेगरी में ना बैंक है जो दूसरे बैंक से उधार लेता है। समझ में आया? तो कॉल मनी किसको कहते हैं? बैंक टू बैंक बोरोइंग फॉर 1 day। नोटिस मनी किसको कहते हैं? बैंक टू बैंक बोरोइंग फॉर 2 to 14 days। टर्म मनी किसको
इसको कहते हैं बैंक टू बैंक बोरोइंग फॉर 15 days to 1 year। समझ में आ गया? जब एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है एंड बेस्ड ऑन द टर्म पीरियड, इनको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 1 दिन के लिए है तो कॉल मनी, 2 दिन से लेके 14 दिन के बीच का है तो नोटिस मनी, और 15 डेज से लेके अगर 1 साल तक का है तो फिर उसको क्या कहेंगे हम लोग, टर्म मनी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक्सक्लूडिंग RRBs, यानी कि हम लोग इनमें ये जो है ना टर्म मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, ऐसा कोई भी किसी भी तरीके से RRBs रीजनल रूरल बैंक्स जो है उधार नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? एक तो ये तीनों ही अनसिक्योर्ड होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये पूछा भी जा चुका है, इसीलिए ये तीनों ही अनसिक्योर्ड है, यानी कि इसको ये उधार देने के लिए या लेने के लिए किसी भी तरीके के कोलैटरल का यूज़ नहीं होता है, अनसिक्योर्ड होते हैं ये लोन्स। तो जब RRBs को स्टैब्लिश किया था ना, क्यों स्टैब्लिश किया था हमने RRBs को स्टैब्लिश करने के पीछे का रीज़न था कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड हो सके, राइट, स्पेशली आपके एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो इनका जो नेचर है वो कमर्शियल बैंक से थोड़ा अलग होता है और इसीलिए इनके डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। समझ में आ गया? तो इसी वजह से RRBs इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद है आपका सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ये आपका सिक्योर्ड होता है और इसमें क्या होता है ना, बैंक ना किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी से लोन ले रही है। समझ में आ गया? तो बैंक क्या करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उनको इशू करेगी, जैसे बॉन्ड होता है ना, लाइक वैसे ही। तो ये तीनों तो था बैंक टू बैंक बोरोइंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक बोरो कर रही है आपका इंडिविजुअल से और कंपनी से, ये आपका सिक्योर्ड होता है। ये एक्चुअली है क्या, तो ये ना आपका फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेते हैं। ये यूजुअली आपका 1 साल से कम के लिए इशू किया जाता है, इसीलिए ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ये जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इसी वजह से, और इसमें पैसे लॉक इन हो जाते हैं, मतलब मेच्योरिटी से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते और करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है, स्पेशली उनके लिए जो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं और कुछ टाइम के लिए पैसे फिक्स रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो वो आपका सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट कहला जाता है। तो ये कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है, एक्सेप्ट RRBs, लोकल एरिया बैंक, टू इंडिविजुअल्स, कॉपरेटिव्स एंड कंपनीज, ठीक है। Now, this is a deposit instrument to raise fund at discounted price. This is a negotiable instrument. That means it can be traded in the secondary market. यानी कि इसको मैं secondary market में, यानी कि इसको वापस मैं एक तरीके से मान लो दोबारा रीसेल भी कर सकती हूँ। समझ में आ गया? अगर मुझे अपनी मेच्योरिटी पूरे होने से पहले पैसे चाहिए तो, इसी वजह से। देन है अनलाइक फिक्स डिपॉजिट, CDs कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से पहले इसको नहीं आप तोड़वा सकते। हाउएवर दे कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, लेकिन इसको आप लोग सेकेंडरी मार्केट में बेच जरूर सकते हो, ठीक है। RBI सेट द गाइडलाइंस फॉर CDs इन इंडिया। RBI है जो इसके लिए गाइडलाइंस इशू करती है। मेच्योरिटी ऑफ दिस टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 7 days to 1 year फॉर बैंक्स एंड 1 to 3 years आएगा यहाँ पे, 1 से लेके 3 साल तक, ठीक है, 1 to 3 years, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपको, 7 days से लेके 1 साल तक का बैंक के केस में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में 1 से लेके 3 years तक का, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ऑलमोस्ट बैंक्स के लिए मेच्योरिटी 7 दिन से लेके 1 साल तक होता है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मेच्योरिटी 1 साल से लेके 3 साल तक का होता है। समझ में आ गया? देन है हमारे पास बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि जो हमारे जनरली जो बैंक्स होते हैं ना, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन देना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कोलेटरल के तौर पे कंसीडर करके लोन दे सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका है, इसी वजह से यहाँ पे कैन नॉट की जगह ना मे नॉट कर लो, ठीक है, क्योंकि कर भी लेते हैं कुछ बैंक्स नहीं भी करते हैं, तो मे और मे नॉट, ठीक है। देन है हमारे पास बैंक्स नीड टू मेंटेन SLR, CRR एंड इशूड प्राइस ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट। ये एकदम ठीक है कि CRR मेंटेन नहीं करना होता है CDs के इशूड प्राइस पे, लेकिन SLR मेंटेन करना होता है, इसीलिए ये एकदम करेक्ट है, ठीक है, कि बैंक्स को ना SLR मेंटेन करना पड़ता है, CRR नहीं करेंगे तब भी ठीक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के लिए। देन है हमारे पास मिनिमम अमाउंट 1 लाख, फर्दर इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, ये एकदम ठीक है। आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट 1 लाख का कर सकते हो या 1 लाख के मल्टीपल्स का, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, पर वो 1 लाख मतलब लाखों में ही होगा,
कुछ इस तरीके से। तो ये क्लियर हुआ हमको, बैंक टू बैंक बोरोइंग ये हो गया। ये बैंक अगर किसी इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स या किसी बड़े बिजनेसेस से लोन ले रहा है। देन आपका क्या बचा हमारे पास, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो अब चलते हैं इसकी तरफ। तो कमर्शियल पेपर क्या है और फिर आएगा कमर्शियल बिल। तो ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इशूड बाय कॉर्पोरेट्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम बिजनेसेस। यानी कि ये जो है कॉर्पोरेट को जब बिजनेस से लोन लेना होता है तो फिर ये चीज़ होती है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस लोन्स है। ये क्या है, ये एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस से लोन चाहिए तब इसको इशू किया जाता है और ये अनसिक्योर्ड होते हैं। इट इज़ टिपिकली इशूड फॉर अ टर्म ऑफ 9 months और लेस, यानी कि 9 महीने या 9 से कम मंथ के लिए इसको इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर इज अ चीपर एंड फास्टर वे टू रेज कैपिटल देन गोइंग थ्रू द बैंक लोन प्रोसेस, इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज इसको प्रेफर करती हैं। देन है इशूड इन डिनोमिनेशंस ऑफ 5 लाख एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ, समझ में आ गया, 5 लाख के उसमें रहेगा ये। देयर फॉर द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, तो मिनिमम आपको 5 लाख का ये लेना ही पड़ेगा। देन है हायर इन्वेस्टमेंट रेट्स देन बैंक डिपॉजिट, ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड है तो आपका इंटरेस्ट रेट तो रहेगा ही ज़्यादा, तो यही ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरसीज द इशुएंस एंड ट्रेडिंग ऑफ सीपीज इन इंडिया, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे TCS एक कंपनी है, नीड्स मनी फ्रॉम रिलायंस, देन TCS विल इशू कमर्शियल पेपर टू रिलायंस। समझ में आ गई, यहाँ पे मैंने इसीलिए डायग्राम बना रखा है कि TCS को पैसे चाहिए रिलायंस से, तो रिलायंस क्या करेगा, कमर्शियल पेपर इशू करेगा TCS को एंड देन उसको ये देगा लोन। तो ये आपका था कमर्शियल पेपर। यानी कि अगर मैं ऊपर जाऊँ अगर यहाँ पे, तो ये है बैंक टू बैंक बोरोइंग, ये है बैंक टू इंडिविजुअल्स बोरोइंग। कमर्शियल पेपर क्या है, बिजनेस टू बिजनेस बोरोइंग। अब कमर्शियल बिल देखते हैं। तो कमर्शियल बिल को ऐसे समझो कि जैसे आपने देखा होगा, आप अगर किसी शॉप पे जा रहे हो, सपोज लैपटॉप लेना है या फ्रिज लेना है, कुछ भी ऐसा आइटम लेना है, तो आप उसको EMI पे ले सकते हो, राइट। EMI पे लेने के लिए आपको पहले कुछ डाउन पेमेंट करना होता है, देन उस प्रोडक्ट को आप लोग EMI पे लेते हो, मतलब ऑप्शंस पे लेते हो, पैसे आपके कटते रहते हैं हर मंथ। तो तब ना कमर्शियल बिल इशू होता है। क्या होता है एक्चुअली में, जब किसी कंपनी को ना ये पैसे, जैसे आप EMI में दे रहे हो, उसको इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो पैसे, ठीक है, तो आप तो अपना काम करके निकल गए, मतलब आप तो वो EMI पे करके निकल गए, 1/3 आपने डाउन पेमेंट भी कर दिया, EMI पे भी कर दिया, फिर आप निकल गए। फिर जो आपका जो बिल इशू हुआ था ना, वो क्या करती है कंपनीज, कई बार कंपनीज को पैसे चाहिए होते हैं, नीड चाहिए होती है, लेकिन हो सकता है उनके आइटम्स जो है ज़्यादातर वो EMI पे रखे हों और कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। तो कंपनी क्या करती है, वो जो बिल आपका आया है ना, जिसमें आपका आइटम EMI पे है, वो बिल किसी को सेल कर देती है और उससे पैसे ले लेती है सारे। फिर जो आपका EMI अमाउंट जो डिडक्ट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाता है जिनको वो बिल सेल किया है कंपनी ने, और कंपनी को अपने पूरे पैसे मिल जाते हैं। समझ में आया। जैसे कि मैं गई शॉप पे लैपटॉप लेने के लिए, मैंने लैपटॉप ले लिया और मैंने लैपटॉप लेके 20,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। इसके बाद जो 20,000 बाकी के बच गए, मान लो 40,000 का लैपटॉप था, तो ये मेरा EMI पे जा रहा है अब हर महीने, ठीक है। अब 2 साल के लिए होगा EMI, 3 साल के लिए होगा, 4 साल के लिए होगा। अब कंपनी को अर्जेंट फंडिंग चाहिए, तो कंपनी मेरा जो बिल है ना, वो किसी को बेच देगी, किसी कंपनी को। तो अब जो मेरे EMI अमाउंट आ रहा है ना, वो कंपनी के पास जाएगा और वो जिससे कंपनी ने लोन लिया है उनके पास जाएगा, और वो पैसे जो है कंपनी के पास आ जाएंगे सारे के सारे। तो अब जो मेरा EMI अमाउंट डिडक्ट होगा ना, वो उनके पास जाएगा जिनसे उस कंपनी ने पैसे लिए हैं। समझ में आ गया। ये यूजुअली क्या होता है, जैसे मैं जो अपना EMI अमाउंट अगर मान लो 2,000 डिडक्ट हो रहा है, उस कंपनी के पास जा रहे हैं और कंपनी ने 20,000 का ये जैसे मैंने 20,000 का इशू किया है, ठीक है, तो जो कंपनी को जो पैसे मिलेंगे ना, वो 20,000 से कम, यानी कि 15,000 तक के मिलेंगे, लेकिन जो EMI अमाउंट 20,000 पूरा कंपनी उठाएगा। इसको मैं एक बार और समझाती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये। जैसे मैंने 40,000 का लैपटॉप लिया और 40,000 के लैपटॉप लेने से मैंने 20,000 का डाउन पेमेंट कर दिया है, बाकी का जो 20,000 है मैं EMI पे दूंगी हर महीने। समझ में आ गया। तो अब जैसे कंपनी A है, इसको लगा कि मुझे ना ये पैसे पूरे चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये बिल लेके जाएगा किसी के पास कि देखो भाई, B के पास जाएगा, देखो बात ऐसी है, ये बिल है मेरा, ये प्रोडक्ट EMI पे है, मुझे अभी तुम सारे पैसे दे दो, ये तुम बिल ले लो। तो जैसे मेरा 20,000 का EMI कटेगा ना, तो ये कंपनी क्या कहेगी, ठीक है 20,000 का है तो मैं तुम्हें 15,000 कैश दे दूंगा। तो ये कंपनी इसको 15,000 कैश दे देगी, और ये जो 20,000 जो डिडक्ट होगा, अब वो पैसे किसके पास जाएंगे, B के पास जाएंगे। समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं कमर्शियल बिल। और ये कमर्शियल बिल कब इशू होगा, जब कोई पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद जब कोई प्रोडक्ट बिक गया होगा, तभी कमर्शियल बिल आप इशू कर सकते हो।
तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स कंपनीज टू गेट एडवांस पेमेंट फॉर द इनवॉइसेज दे रेज आफ्टर मेकिंग सेल्स टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। फिर क्या है, हेंस इट हेल्प्स बिजनेसेस टू गेट अर्ली पेमेंट फॉर गुड्स स्लैश सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर क्या है, दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हेंस कैन बी ट्रांसफर्ड और डिस्काउंटेड इन द मनी मार्केट बिफोर मेच्योरिटी। इसके बाद कमर्शियल बिल्स आर इशू फॉर फाइनेंस नीड्स फॉर शॉर्ट टर्म, इट कम्स इन टू इफेक्ट ओनली आफ्टर सेल्स हैज़ टेकन प्लेस। यानी कि अगर मेरा सामान बिक चुका है तब जाके ये जो है काम में आता है, सामान नहीं बिका है तो फिर मैं कैसे वो कर सकती हूँ, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। देन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, जानबूझ के इंक्लूड किया है मैंने ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। कमर्शियल पेपर क्या था, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में मुझे लोन चाहिए, दिस इज अनसिक्योर्ड। पर कमर्शियल बिल क्या है, जब मुझे मेरा ऑलमोस्ट सामान बिक चुका है ईएमआई पे, तो जो वो बिल आया है ना उसके अगेंस्ट मैंने पैसे ले लिए पूरे, ठीक है। अब जो ईएमआई पे अमाउंट डिडक्ट होगा वो मैंने जिनसे पैसे लिए हैं उनके अकाउंट में जाएंगे। समझ में आ गया, ये था। तो अब ये है क्या डिफरेंस बिटवीन, देख लो नेचर क्या है, ये अनसिक्योर्ड होता है, एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है, मतलब एक तरीके का प्रॉमिस है, अनसिक्योर्ड है कि मैं आपको दे दूंगा पैसे, आप मुझे इतने दे दो, ठीक है। ये क्या है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यूज टू फाइनेंस ट्रेड सेक्शंस। देन यहाँ पे इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद हाई क्रेडिट रेटिंग्स। ये कौन इशू करता है कमर्शियल पेपर्स, या तो बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं इशू, और ये क्या है, ये तो सेलर जो जिसने खरीदा जिसने बेचा। फिर क्या है, यूज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल एंड अनदर इमीडिएट फाइनेंस, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए है। यूज टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स एंड फैसिलिटेट ट्रेड, ये तो जो उनका सामान बिक गया है उसके अगेंस्ट है। देन क्या है, टिपिकली हैज अ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, टिपिकली हैज अ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड देन कमर्शियल पेपर सच एज 30, 60 या 90 डेज। समझ में आ गया। देन यूज फॉर जनरल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल नीड्स डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेड ट्रांजैक्शंस, यानी कि सामान अगर बिक गया है मेरा तो फिर उस चीज़ से रिलेटेड कमर्शियल बिल डील करता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, देखो फटाफट से। तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट, हाउएवर इट इज टिपिकली इशूड बाय बिजनेस टू इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो कमर्शियल पेपर है ना, ये बिजनेस से बिजनेस अगर लोन ले रहा है, समझ में आ गया, तो कमर्शियल पेपर इशू होगा। और यहाँ पे अगर क्या है, बिजनेस से इंडिविजुअल लोन ले रहा है, बिजनेस कोई बिजनेस है जो इंडिविजुअल से लोन ले रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म हाउएवर इट इज टिपिकली इशूड बाय बिजनेस टू इंडिविजुअल्स रादर देन बिजनेस टू अदर बिजनेस, उसको क्या कहेंगे, प्रॉमिसरी नोट। नाम अलग अलग है, काम सेम ही है कमर्शियल पेपर और प्रॉमिसरी नोट का। फिर क्या है, दिस इज रिटन नॉट ओरल प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी अ डेफिनाइट सम ऑफ मनी ईदर ऑन डिमांड और एट अ स्पेसिफाइड फर्दर डेट, ठीक है। दिस इज रिटन नॉट ओरल प्रॉमिस, तो ये याद रखना है आप चीज़, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट से हमें लग रहा है कि प्रॉमिस कर दिया होगा, हो गया होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। देन है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वेरी इजी, व्हेन गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, तो वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस का यूज करती है। इट कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, ये भी चीज़ ध्यान रखना। अब अगर मैं ऊपर जाऊँ दोबारा इस टेबल को देखूँ कि क्या क्या पढ़ा हमने, तो ये तीनों कब होता है, अब आप बताओ मुझे फटाफट से। बैंक टू बैंक बोरोइंग बेस्ड ऑन टेन्योर, इसको हमने डिवाइड कर दिया है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कब होता है बताओ मेरे को। फिर है मेरे पास कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल। फिर प्रॉमिसरी नोट्स कब होता है। फिर वेज एंड मीन्स एडवांसेस कब होता है, व्हेन गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप ये क्लियर है आपको, और बाकी ये दो तो पता ही है हमें क्या है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलता है फटाफट से, जो कि है कैपिटल मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है ना, जो मनी मार्केट है वो तो आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन कैपिटल मार्केट जो है ना, ये सेबी का नाम आपने सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है। और ये एक, जैसे मनी मार्केट में आपने देखा ज़्यादातर 1 साल से कम वाले ही सारे वो हैं टूल्स हैं, राइट। 1 साल से कम शॉर्ट टर्म फंडिंग अगर मुझे चाहिए तो मैं मनी मार्केट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। बट कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए है, समझ में आ गया। इसमें बेसिकली जैसे आपके स्टॉक मार्केट हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, कंपनी के शेयर्स हो गए, उनमें इन्वेस्ट करना हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी कैपिटल मार्केट में आ जाती है। तो कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज विद मेच्योरिटी पीरियड अबव 1 ईयर सच एज स्टॉक्स बॉन्ड्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो जिस मार्केट में हमारे बॉन्ड पेपर बिकते हैं और स्टॉक बिकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं। इट प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर बिजनेस गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ फीचर क्या है, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, हाई रिस्क की बहुत रिस्क होता है, जबकि हमारा मनी मार्केट स्टेबल होता है, सिक्योर्ड रहता है, उसमें रिस्क नहीं रहता उतना। ये सेबी रेगुलेट करता है, ये पॉइंट आपसे पूछा गया है एक बार और इसीलिए ये ध्यान रखना आप लोग।
देन है डिवाइडेड इनटू 2 मार्केट्स, यानी कि ये जो आपकी कैपिटल मार्केट है ना, ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है आपका प्राइमरी मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज IPOs आर इशूड, फिर है सेकेंडरी मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज लाइक NSE एंड WSE। ये मैं अभी इनके बारे में पढ़ेंगे, इन बोर्ड्स के बारे में। तो क्या बोला मैंने, जो आपका कैपिटल मार्केट है वो ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी मार्केट, इसको ऐसे समझो, इमेजिन करो एक कंपनी को पैसे चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपने शेयर्स बेचेगा डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को। तो पहली बार जब ये होता है ना, जब पहली बार कोई भी कंपनी अपने शेयर मार्केट में रिलीज करती है, जब इन्वेस्टर उसको परचेज करता है, तो वो प्राइमरी मार्केट होता है, ठीक है। लेकिन अब जिस इन्वेस्टर ने उसको परचेज किया है वो भी किसी को सेल कर दिया अगर, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। अभी इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फीचर्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। डेफिनेशन, डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स एंड सिक्योरिटी, डील्स विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, और ये प्रोवाइड्स फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स ओनली वर्क्स विद बॉन्ड्स जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों से ये डील करता है कौन, मनी मार्केट। डील्स विथ बोथ, बॉन्ड से भी डील करता है ये, और इक्विटी यानी कि कंपनी का जो शेयर होता है ना, उससे भी डील करता है। एग्जाम्पल डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, सब मैं आपको बताऊंगी, सबको समझेंगे हम। इसको कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसको सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स इट, ठीक है। मेजर डिफरेंस है ये। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं कैपिटल मार्केट का, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना आप लोग। तो प्राइमरी मार्केट में भी 4 कैटेगरीज है, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो पब्लिक इशू होता है जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को मार्केट में बेचती है फॉर पब्लिक, समझ में आ गया। फर्स्ट टाइम शेयर्स को मार्केट में रिलीज किया जाता है ताकि पब्लिक उनको खरीद सके, इसी को हम लोग IPO भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पब्लिक इशू। राइट इशू का मतलब होता है जब भी कंपनीज जो होती है ना, मार्केट में लाती तो है लेकिन वो इन्वेस्टर्स को देती हैं जो उनकी कंपनीज में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, तो दैट इज राइट इशू, मतलब ये इन्वेस्टर्स के लिए होता है। देन है आपका बोनस इशू। तो ये क्या होता है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं आपकी कंपनी में, उनके काम से खुश होकर आपने जैसे उनका पहले 2% का शेयर था उसको 3% कर दिया, एज अ बोनस उनको थोड़ा एक्स्ट्रा शेयर दे दिया है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बोनस इशू कहते हैं। लास्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ आप पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर रहे हो या किसी और को इशू कर रहे हो, आप एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को वो शेयर अपनी कंपनी के देते हो, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, मतलब सिलेक्ट इन्वेस्टर्स यानी कि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, जो काम ही इनका जिनका यही है, ठीक है। तो वो आ गए आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स, यानी कि इसमें आपने पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट उनके पास गए, उनसे इन्वेस्टमेंट ले ली, दैट्स इट, समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है, मार्केट में आपने इशू तो किए हैं लेकिन इन्वेस्टर्स ने मार्केट के थ्रू आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और इसमें क्या है, मार्केट का कोई रोल नहीं है, आप सीधा इन्वेस्टर्स के पास गए हो और उन इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। इसके बाद क्या है, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट। तो जैसे यहाँ पे मान लो किसी ने खरीद लिए कंपनी के शेयर्स, अब उनको पैसे चाहिए, अब वो कंपनी को ये तो नहीं बोल सकते ना अपने शेयर्स वापस ले लो, मुझे पैसे दे दो, तो वो क्या करेंगे, वो अब सेकेंडरी मार्केट का इस्तेमाल करके जो उन्होंने फर्स्ट टाइम शेयर्स खरीदे थे वो उसको दोबारा बेचेंगे सेकेंडरी मार्केट में, और वहाँ पे कोई भी खरीद लेगा, समझ में आ गया। तो वो कहाँ पे होता है, स्टॉक मार्केट में होता है ये काम, ठीक है। अब इसको और बताऊंगी मैं। तो ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इतना कुछ टफ तो था नहीं वैसे। ये प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम में उसको आप रीसेल कर रहे हो तो सेकेंडरी मार्केट का यूज़ कर रहे हो। अब रीसेल मतलब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम, मैंने खरीद लिए कंपनी के शेयर्स, मैंने वापस मार्केट में बेच दिए, फिर जिसने खरीद लिए वो भी सेकेंडरी मार्केट का ही इस्तेमाल कर रहा है। अब समझ में आ गया, दैट इज योर स्टॉक मार्केट। अब इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अभी क्या है इसको देखते हैं। व्हेन वी बोरो फ्रॉम अदर नेशंस और अदर इन्वेस्टर्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया और डोमेस्टिकली नॉट प्लेस्ड इन इंडिया, सो दैट काइंड ऑफ बोरोइंग इज सेड टू बी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। यानी कि जब मैंने किसी ऐसे इंसान से पैसे लिए हैं जो इंडिया का सिटीजन नहीं है या फिर इंडिया में रहता नहीं है, समझ में आ गया। तो क्या कहूँगी मैं उस चीज़ को एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इट इज़ डन बाय सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंपनीज एंड दिस कैन बी डन ईदर एट फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन और इंडियन रुपी डिनोमिनेशन। ये बहुत
इंपॉर्टेंट है। ये एक बार इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आया था कि जो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है वो सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये दोनों ही करेंसीज में हो सकता है, इंडियन करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी में भी। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है? जब किसी बिजनेस को लोन चाहिए, मान लो कोई इन्वेस्टर है जो कि इंडिया का इन्वेस्टर नहीं है, बाहर का फॉरेन का इन्वेस्टर है, उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। समझ में आ गया? इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है देखो, इट एक्ट एज एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फंड्स इन द लास्ट सेवरल ईयर्स, नियरली 20 to 30% ऑफ कैपिटल इनफ्लो इज थ्रू ईसीबी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा फंडिंग की तरह, अगर मुझे इंडिया में फंडिंग नहीं मिल रही है तो एक्स्ट्रा सोर्स की तरह वो मेरे पास मेरे काम आ सकता है। देन बोरोइंग एट लो इंटरेस्ट रेट देन डोमेस्टिक लेंडर्स, यानी कि यहाँ पे जो लोग मुझे पैसा देंगे उनसे थोड़ा सस्ते दाम पे मुझे बाहर से मिल जाता है, ठीक है। इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वेरी इजी। देन है हमारे पास अगेन मसाला बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब इसको ऐसे समझो, इमेजिन करो एक इंडियन कंपनी है इंडिया लिमिटेड नाम से, ठीक है। अब इनको ना प्रोजेक्ट मिला है कि इनको ना रोड बनाना है, ठीक है, रोड बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। अब वो क्या करते हैं, अब इस प्रोजेक्ट के लिए ऑब्वियसली उन्हें अच्छा खासा पैसा चाहिए, तो अब वो जाते हैं फॉरेन में, मान लो लंदन में जाते हैं और कुछ मसाला बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। अब अगर मैं वो बॉन्ड परचेज कर रही हूँ तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा? एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपना बॉन्ड का प्राइस तो मिलेगा, प्लस जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ है वो भी मुझे मिलेगा बॉन्ड पे, राइट। तो ये मेरा प्रॉफिट है और इस वजह से मैं उस बॉन्ड को परचेज करूँगी। पहला डाउट क्लियर कि बॉन्ड क्यों परचेज करूँगी। अब दूसरी खास बात ये है कि ये जो बॉन्ड है ना, भले ही मैं विदेश में जाके दे रही हूँ किसी को, लेकिन ये बॉन्ड जो है ना रुपीज़ में ही देगा। मतलब कि ये बॉन्ड ऐसे हैं कि जो विदेशी लोग को भी जो खरीदेंगे उनको, उन्हें पैसे इंडियन रुपीज़ में देंगे, यानी कि इंडियन रुपीज़ में ही ये देगा। इसी वजह से इसको रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड भी कहते हैं। और मान लो कि रुपी का प्राइस गिर गया डॉलर्स के कंपैरिजन में, तो वो जो लॉस होगा ना उनको, वो वही लोग बेयर करेंगे जिन्होंने उस बॉन्ड को खरीदा है। समझ में आया ये चीज़ कि नहीं समझ में आई? भले ही देखो, अब कोई फॉरेन में है, उसके पास डॉलर्स है, पहले वो डॉलर्स का कन्वर्जन कराएगा, फिर इंडियन रुपीज़ में ये बॉन्ड खरीदेगा। अब जब इस बॉन्ड का मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा, तब उस टाइम पे अगर बॉन्ड रुपीज़ की वैल्यू गिर गई होगी, तो फिर वो जो लॉस होगा ना, वो जिसने बॉन्ड खरीदा है उसी को सहना पड़ेगा। और इसी वजह से इस बॉन्ड पे ना थोड़ा हाई इंटरेस्ट देते हैं लोग, क्योंकि ये रिस्की है थोड़ा सा। अगर रुपीज़ गिर गया तो रुपीज़ का रेट, तो फिर क्या होगा? समझ में आ गया? तो अगर रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हो जाती है तो जिन्होंने इसको खरीदा है उनका नुकसान होगा। ये जो इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी थी उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्योंकि रिस्क है इसमें, तो जो लोग खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरेस्ट पर खरीदेंगे ये लोग। और इस बॉन्ड को ना आरबीआई की परमिशन से ही आप लोग इशू कर सकते हो। तो बेसिकली मसाला बॉन्ड्स एक तरीका है जिससे इंडियन कंपनीज फॉरेन से पैसा ले सकती है, फॉरेन के इन्वेस्टर्स से ले सकती है पैसा, ये बॉन्ड्स इशू करके। समझ में आ गया? विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि जो बॉन्ड खरीद रहा है ना उसको वो रिस्क बेयर करना पड़ेगा। तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन एंटिटी और कॉर्पोरेट इशूड विद द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ आरबीआई। इंडियन कॉर्पोरेट इशू मसाला बॉन्ड्स टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। इफ रुपी रेट फॉल्स, इन्वेस्टर्स बेयर द रिस्क। फर्स्ट मसाला बॉन्ड इशूड इन 2014 बाय आईएफसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसके लिए किया गया था। Not very important point, but still a fall in the rupee rate can affect the demand for masala bonds as it increases the risk for foreign investors, so it can affect the issue of masala bonds। समझ में आ गया? जो रुपये का रेट अगर डिक्रीज होगा तो उसका जो पूरा ये हर्जाना होगा वो किसको भरना पड़ेगा? जिसने बॉन्ड खरीदा है उसी को भरना पड़ेगा, ठीक है। ऑफर हाई इंटरेस्ट रेट टू इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली रिस्क है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी हाई इस पे लगेगा। अगेन मनी मल्टीप्लायर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर्स में मैंने आपको क्रेडिट मनी के बारे में बताया था, आई थिंक थर्ड में बताया था कि कैसे बैंक जो है क्रेडिट मनी जनरेट करता है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जैसे बैंक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, इसमें से 20 रुपये मान लो बैंक को CRR SLR वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ता है, बाकी जो 80 रुपये है बैंक अपने यूज़ के लिए रखता है, ठीक है। किसी ने 100 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, अब बैंक उसका 80 रुपये जो है यूज़ कर सकता है। अब मैं गई बैंक के पास लोन लेने 40 रुपये का, तो बैंक ने मुझे 40 रुपये का लोन दे दिया विथ सम इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। सिमिलरली कोई और बंदा गया, उसने 20 रुपये का लोन मांगा, उसको भी विथ सम इंटरेस्ट अमाउंट लोन मिल गया। फिर कोई और गया, उसने 10 रुपये का मांगा, उसको भी प्लस सम इंटरेस्ट अमाउंट लोन मिल गया। समझ में आ गया ये चीज़ हमें? अब जो बैंक को मैं पैसे रिटर्न करूंगी वो ये 40 प्लस ये इंटरेस्ट प्लस ये 20 प्लस ये इंटरेस्ट प्लस ये 10 प्लस ये इंटरेस्ट, राइट। तो जो पैसे बैंक के पास 80 रुपये थे वो 80 रुपये प्लस जितना भी ये टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो आ गया। समझ में आ गया? अब
हो सकता है अब ये जो पैसे जाएंगे फिर इसमें से भी बैंक 4 लोगों को लोन देगा, तो इससे बैंक ने जो 100 रुपये में से जो ये XYZ अमाउंट यहाँ पे कमाया होगा, दैट इज़ योर क्रेडिट मनी। समझ में आ गया। अब आरबीआई को इस क्रेडिट मनी को रेगुलेट करना पड़ता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बैंक बहुत सारे पैसे जनरेट कर लेगा अगर उसको रोका नहीं जाएगा तो, और फिर मार्केट में जाके मनी सप्लाई वापस से बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस वजह से आरबीआई को ना पता चाहिए होता है कि एग्जैक्टली ये वाला जो बैंक है ना, ये कितना क्रेडिट मनी जनरेट कर रहा है। तो ये आरबीआई पता लगाता है मनी मल्टीप्लायर के मेथड से। तो मनी मल्टीप्लायर के मेथड से हमको ये पता लगता है कि कोई भी XYZ बैंक जो है एग्जैक्टली कितना क्रेडिट मनी जनरेट कर। तो मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए ना हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला पता होना चाहिए हमें CRR, कितना एग्जैक्टली CRR है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना है। तो मान लेती हूँ CRR अभी मेरा 20% है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और टोटल अमाउंट जो बैंक के पास अभी टोटल डिपॉजिट जो बैंक होल्ड करता है वो कितना मान लेते हैं, वो 1000 रुपये मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है आपका 1/CRR। ये क्या है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। तो इसको कैलकुलेट करो कि कितना आ जाएगा, 1/20 इंटू 100 आ गया, और इसको अगर मैं काट दूँ तो ये 5 आ गया मेरे पास। तो और टोटल अमाउंट कितना है, 1000। तो ये आ गया आपका मनी मल्टीप्लायर। अब इस मनी मल्टीप्लायर से कितना क्रेडिट मनी जनरेट हुआ है, ये हम टोटल अमाउंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मनी मल्टीप्लायर से। तो बैंक जो है, जो उसके पास अभी टोटल डिपॉजिट है 1000 रुपये, उससे 5000 तक क्रेडिट मनी जनरेट कर सकता है। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया एक बार और देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या है। तो मनी मल्टीप्लायर से हम लोग बैंक एग्जैक्टली कितना क्रेडिट मनी जनरेट कर सकता है ये पता लगा सकते हैं। और हमारे पास इसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक CRR हमें पता होना चाहिए, और एक बैंक कितना नेट डिपॉजिट अभी होल्ड करता है ये पता होना चाहिए। तो CRR इज 20%, तो 1/20 इंटू 100 निकाल लो। 100 कहाँ से आ गया, इतना इजी मैथ से तो आता ही होगा। 20% है तो ऊपर चला गया 100% हटके, और ये कितना आ गया, 5 आ गया। दिस इज योर मनी मल्टीप्लायर, एंड इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ टोटल अमाउंट से तो दिस इज माई क्रेडिट मनी। तो इसलिए मनी मल्टीप्लायर का यूज़ होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मनी मल्टीप्लायर इज अ कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन्स हाउ अ इनिशियल डिपॉजिट इनटू अ बैंक कैन लीड टू अ लार्जर इंक्रीज इन द ओवरऑल मनी सप्लाई विद अ इकोनॉमी। समझ में आ गया। थोड़े से अमाउंट से बैंक कितना ज़्यादा क्रेडिट मनी जनरेट कर सकता है ये हम देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो डबल का भी +1000 अगर मैं कर दूंगी ना, डबल का +1000, तब जाके इतना क्रेडिट मनी बैंक जनरेट कर सकता है। तो सोच लो आप कितना पैसा बैंक जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, ये पूरा वही है, और इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, की पॉइंट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप लोगों का ना नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है पूरा, जो कि है बजट। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद बजट से हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वहाँ पे बजट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एंड और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, खाली प्री से रिलेटेड, पहले इकोनॉमी के। अब आप लोगों का ये काम है सारा रिवाइज वगैरह करके रखना, और अब फटाफट कंप्लीट करना है। कमेंट करना कैसा लगा कोर्स, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।